घड़ी में वक्त हो रहे थे ठीक 10:30 नेता हेलीकॉप्टर से उतर मंच की ओर आगे बढ़ता ही है कि यकायक एक महिला पूरी भीड़ को चीरते हुए उस नेता के पांव छूती है। ये पांव देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के थे, जिन्हें छूते वक्त उस महिला ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नीचे लगा हुआ लाल रंग का बटन दबा दिया। बटन के दबते ही एक जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके की धूल हटते हटते पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हुई असामयिक मृत्यु। इस असामयिक मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, मगर सबसे ज्यादा हलचल दिल्ली के सियासी दरबारों में नजर आ रही थी। चूंकि दौर चुनावी था, जिस चुनाव में कांग्रेस पहले ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी, और राजीव गांधी की इस असामयिक मृत्यु के बाद उपजी सहानुभूति की लहर ने तो कांग्रेस की ताजपोशी सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ताजपोशी तय है तो ताज किसके सर माथे बंधेगा। वरिष्ठता के क्रम में शुरू हुई ये खोज जाकर ठिठकती है दो नामों पर, एक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। दोनों नेता वरिष्ठता के क्रम में बिल्कुल समानांतर खड़े थे। ऐसे में तय था कुर्सी इन्हीं दोनों नेताओं में से किसी एक के पाले में आई। मगर कौन इसका फैसला करने वाले थे वो 4 निर्णायक मापदंड जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। पहला मानदंड प्रशासनिक कुशलता और दिल्ली दरबार में पैठ, और इस मानदंड में तिवारी का पलड़ा राव से बेहद भारी था, क्योंकि तिवारी एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल चुके थे, जो हिंदी पट्टी का सूबा था। और हिंदी पट्टी के सूबे में इतने दिनों तक मुखिया रहने के कारण दिल्ली दरबार में तिवारी की अच्छी खासी पैठ भी थी। दिल्ली दरबार के नेताओं से उठना बैठना था, मिलना जुलना था, और राव इन दोनों मामलों में तिवारी के आगे कहीं नहीं टिकते थे। एक तो उनका सूबा हिंदी पट्टी से इतनी दूर का था, और दूसरा दिल्ली दरबार की सियासत में राव की कभी नहीं बनी। दूसरा मानदंड गांधी परिवार की स्वीकार्यता, क्योंकि निश्चित रूप से ये वो दौर था जब राजीव गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद सोनिया समूचे जनमानस में सहानुभूति की पात्र थीं। ऐसे में जनता तख्त पर उसी चेहरे को बैठे देखना चाहेगी, उसी चेहरे पर अपनी मुहर लगाएगी जो चेहरा सोनिया गांधी की स्वीकार्यता रखता हो। और इस मामले में अभी तिवारी राव से मीलों आगे थे, क्योंकि राव की गांधी परिवार से कभी बनी नहीं, और तिवारी सोनिया गांधी के साथ मधुर संबंध के लिए जाने जाते थे। ऐसे में 2 मानदंडों पर खरे उतरने के बाद अब बारी तीसरे मानदंड की थी, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री के पद के लिए उस नेता को आगे करना चाहिए जो नेता भावी गठबंधन की सूरत में भी कांग्रेस को सत्ता दिलाने में कामयाब रहे। यानी अगर 5-10 सीट से मामला बिगड़ता है तो अन्य दलों के साथ संबंध बनाने में वो नेता प्रगाढ़ हो, अन्य दलों के नेताओं के साथ उसके संबंध अच्छे हो, मृदुभाषी हो, विनम्र हो, और ये तमाम गुण कूट कूट के तिवारी के भीतर भरे हुए थे। अब बारी चौथे मानदंड की थी, जो मानदंड था वर्तमान सियासत में सक्रियता। जहां एक और राव बीते 2 बरस से सक्रिय सियासत से संन्यास की उद्घोषणा कर चुके थे, और इसीलिए 1991 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर तिवारी 1991 के लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ नैनीताल से ताल ठोक रहे थे। ऐसे में ये चारों मानदंड नारायण दत्त तिवारी को देश का भावी प्रधानमंत्री घोषित कर रहे थे, जिसके बाद देश दुनिया के तमाम अखबारों में तिवारी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। मीडिया में तिवारी के पक्ष में आलेख लिखे जाने लगे। तिवारी को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लिखे गए आलेखों से तिवारी भी गदगद थे। एक ऐसी ही शाम नैनीताल का अपना चुनाव प्रभार संभालते वक्त नेताओं के साथ बातचीत में यूं ही तिवारी के जहन में ख्याल आया कि इस दफा तो प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर दिल्ली के दरबार में इतनी ताकतवर हैसियत से दाखिल होना है तो क्यों ना धमक बढ़ा दी जाए, यानी नैनीताल से अपनी जीत का अंतर बढ़ा दिया जाए। ज्यादा भारी अंतर से जीत के पहुंचेंगे तो धमक भी ज्यादा होगी। अब जब मुल्क का प्रधानमंत्री बनना है तो जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए। यही सोचकर तिवारी को लगा क्यों ना किसी सितारे की मदद ली जाए। इसके लिए एनडी तिवारी ने संपर्क साधा बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से। दिलीप साहब का कांग्रेस से पुराना याराना है, दिलीप साहब ना कैसे कर सकते थे। तिवारी जी ने दिलीप साहब से संपर्क साधा और दिलीप साहब ने झट से हाँ कर दी, जिसके बाद तय हुआ कि नैनीताल लोकसभा की बहेड़ी विधानसभा में दिलीप साहब की रैली आयोजित कराई जाएगी। वर्तमान में ये बहेड़ी विधानसभा
नैनीताल लोकसभा का नहीं बल्कि बरेली लोकसभा का हिस्सा है। बस फिर क्या, एक ऐसी ही आम सी नहीं बेहद खास दोपहर थी जब बहेड़ी की धरती पे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का आगमन हुआ। भव्य पंडाल लगा हुआ था। एनडी तिवारी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी दिलीप साहब की अगवानी के लिए। भव्य पंडाल में खचाखच भरा मैदान, हजारों हजार समर्थकों का रेला, जिसके सामने पहले तिवारी ने अपना उद्बोधन दिया और फिर बारी आई ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की, जो ज्यों-ज्यों माइक की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे त्यों-त्यों नीचे बैठे श्रोताओं के दिल की धड़कनों का ज्वार बढ़ता जा रहा था। दिलीप साहब को शेरो शायरी का खूब शौक था, तो शेरो शायरी से सजी अपनी तकरीर के सहारे जल्द ही दिलीप साहब ने पूरा समा बांध लिया। लोग एक टक खड़े होकर दिलीप साहब की बातें सुने जा रहे थे और दिलीप साहब भी पूरी रौ में बोले चले जा रहे थे। आधे घंटे का समय नियत था और दिलीप साहब को बोलते हुए 45 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर दिलीप साहब लोगों के साथ बातें किए जा रहे थे और पीछे बैठे तिवारी गदगद हुए जा रहे थे। तिवारी को लग रहा था दिलीप साहब की जबान से निकले एक एक अल्फाज उनकी जीत की इबारत लिख रहे हैं, मगर तिवारी को शायद इल्हाम भर भी नहीं था। दिलीप साहब की ये तकरीर उनकी जीत की इबारत नहीं, पराजय की पटकथा लिख रही थी। दरअसल उस तकरीर के दौरान दिलीप साहब ने बोल दिया था कि मेरा नाम जानते हैं आप लोग असली क्या है? असल में मेरा नाम दिलीप कुमार नहीं, यूसुफ खान है। आज आपसे दिल लगी करने का दिल है तो हम सोच रहे हैं अपने दिल का ये राज भी बयां कर ही दें। इसके पहले कभी दिलीप कुमार ने ओपनली ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि उनका नाम दिलीप कुमार नहीं यूसुफ खान है, और बस इसी एक वाक्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहाड़ पर ऐसा प्रचार किया कि देखिए तिवारी जी मुसलमानों को लुभाने के लिए जानबूझकर दिलीप कुमार से ऐसा वाक्य कहवाए हैं कि मैं यूसुफ खान के सहारे चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं तिवारी साहब। वो दौर 1991 का था जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन हुरूस पे था, तो ये तो पहाड़ के छोटे छोटे गांव। देखते ही देखते तिवारी के लिए जीत का पैगाम लाती हुई बयारें बगावत की गंध साथ लाने वाली हवाओं में तब्दील हो गई और इन हवाओं को आंधी बना दिया हल्द्वानी में होने वाली हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी की उस रैली ने, जिस रैली में आडवाणी खूब गरजे। एनडी तिवारी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपनी ओर लुभाने का इल्जाम देते हुए हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को जिताने की अपील की, जिस अपील ने पहाड़ के लोगों पर कुछ ऐसा असर किया कि जब चुनाव के नतीजे आए तो तिवारी ही नहीं समूचा देश हिल गया। क्योंकि देश के भावी प्रधानमंत्री नारायण दत्त तिवारी अपनी लोकसभा की सीट भी ना बचा पाएंगे, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 3 दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नेता को उनके घर के भीतर एक अदने से बलराज पासी ने पटखनी दे दी थी। तिवारी की मुट्ठी में कैद हो चुका प्रधानमंत्री का पद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया, क्योंकि जब तिवारी सांसद ही ना रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद कैसे संभाल सकते हैं। और यह सब कुछ हुआ दिलीप कुमार की उसी एक रैली में कहे गए उसी एक वाक्य की बदौलत। ये हिंदुस्तान की सियासत के किस्से हैं जहां दिलीप कुमार ने भी एक दफा इस मुल्क के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट दिया था। खैर, आज की कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।